एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स को कवर करने वाले हैं। आप लोगों को सेमेस्टर 5 में जो भी पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स में जितने भी पेपर पढ़ना है, सारा हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स में आप लोगों को इस बार पेपर 9, 10 और 11 पढ़ना है, तो एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ताकि आप लोगों का भी समय बचे। तो चलते हम लोग कवर करते हैं जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सारा एकदम लाइन बाय लाइन हम लोग देखते ही चलेंगे। देखिए, सबसे पहले पेपर 9 में, इकोनॉमिक्स पेपर 9 में आप लोगों को क्या पढ़ना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स 2। मतलब आप लोगों को पेपर 9 में इकोनॉमिक्स में पढ़ना है बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स 2। जैसे यहाँ पर कौन कौन से कोर्स कंटेंट में दिया हुआ है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कोर्स कंटेंट में मॉड्यूल 1 में टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर पढ़ना है, जिसमें यहाँ से बहुत सारे दिए हुए हैं, तो इनको देख सकते हैं आप लोग क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। यूनिट सेकेंड में आप लोगों का दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इनको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, इसको पढ़ना है। आगे देखिए, जो मॉड्यूल 4 इसमें पढ़ना डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ पर दिया हुआ है, इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल 4 आप लोग समझ गए, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, इनको आप लोग एक बार देख लेना है क्वेश्चन को। बाकी जितना भी इसका क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर सब आपको कहाँ पर मिल जाएगा, ऐप में मिल जाएगा। तो ज़्यादा आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका समय हो सकता है वेस्ट हो जाए, तो ज्ञान सागर में आप लोगों को क्या करना है, ऐप डाउनलोड कर लेना है, वहाँ से आपको सारा PDF मिल जाएगा। मात्र 60 रुपया में 4 सालों के लिए ये आपका PDF हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना भी आपका ग्रेजुएशन होता है, सारा 60 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। तो 60 रुपया कुछ नहीं होता आज के टाइम में, तो ज़्यादा टाइम भी बर्बाद आपको नहीं करना है। PDF डाउनलोड करना है, अपने से पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग केवल क्वेश्चन देखेंगे और जहाँ ज़रूरत मेरा होगा वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हम लोग देख लेते हैं। जैसे पेपर 9 मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 1 को हम लोग देख लेते हैं, बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स सेकेंड में पढ़ना है क्या क्या। सो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहेगा, समय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसके घटकों की विस्तार से व्याख्या करें। समय श्रेणी क्या होता है, इसके कौन कौन से घटक होते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ टाइम सीरीज क्या होता है, इसको बताना है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न का आंसर बता दे रहा हूँ। समय श्रेणी सांख्यिकी की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसमें किसी चर के मानों को समय के क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। जब किसी आर्थिक, सामाजिक या प्राकृतिक घटना के आंकड़े नियमित समय अंतराल जैसे वर्ष, तिमाही, माह, सप्ताह में एकत्र किए जाते हैं, तो उसे समय श्रेणी कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी देश की वार्षिक आय, मासिक वर्षा, वार्षिक कीमतें, तो इन सभी को आपको अपने से पढ़ना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, सभी के लिए मतलब नहीं हो सकता है, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो इनको देखते जाइएगा। यहाँ पर हम लोग केवल क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी नहीं हो, क्योंकि बहुत कम समय निकाल करके बहुत ही मुश्किल से वीडियो बना रहे हैं। आगे देखिए, समय श्रेणी के 4 प्रमुख घटक होते हैं। पहला आपका प्रवृत्ति हो जाएगा, दूसरा मौसमी परिवर्तन, अगला हो जाएगा चक्रीय परिवर्तन, इसको ध्यान रखिएगा इंग्लिश में ट्रेड 1, मतलब इसको T से दर्शाते हैं प्रवृत्ति को। मौसमी परिवर्तन को सीजनल वेरिएशन कहते हैं, इसको S से दिखाते हैं। नेक्स्ट है चक्रीय परिवर्तन, साइकिल वेरिएशन, इसको C से दिखाते हैं। आगे देखिए, और आपका एक और यहाँ पर दिया हुआ है अनियमित परिवर्तन, इरेगुलर वेरिएशन, तो इसको देख लीजिए आप लोग यहाँ पर क्या क्या दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे जो समय श्रेणी होता है, इसमें कोई फॉर्मूला होता है y बराबर T + S + C + I, तो इन सभी को देखना है। गुणात्मक रूप में देखिएगा तो y बराबर होगा T × S × C × I, तो इस पर देखते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, न्यूनतम वर्ग विधि द्वारा प्रवृत्ति रेखा एवं प्रवृत्ति मान ज्ञात करने की विधि समझाइए। न्यूनतम वर्ग विधि क्या होता है, इसका मतलब प्रवृत्ति मान क्या होता है, इसको दिखाना आपको, ठीक है, और समझाना भी है। तो पढ़ लीजिएगा, सारा आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसा बात थोड़ी है कि मतलब यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है वही आप लोगों को PDF में भी मिलेगा, ठीक है। तो इनको देख लेना है, धीरे धीरे यहाँ पर मैं आगे की ओर जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला आपका यहाँ पर दिया हुआ है सूचकांक संख्या, इंडेक्स नंबर की अवधारणा, मूल्य, सापेक्ष, भारित सूचकांक, समस्याएं, सीमाएं, इन सभी को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। आगे की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है सूचकांक संख्या निर्माण की विभिन्न विधियां एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की व्याख्या कीजिए। सूचकांक संख्या निर्माण की क्या क्या विधियां होती है, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, इन सभी को दिखाना आपको, मतलब बताना है, ठीक। नेक्स्ट आपका प्रश्न बनेगा, सूचकांक संख्या की
पर्याप्तता के परीक्षण स्पष्ट करें। सूचकांक संख्या की पर्याप्तता क्या होता है, इसका परीक्षण करना है आपको। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन भी देख सकते हैं, एक्सप्लेन टेस्ट फॉर एडिक्यूसी ऑफ इंडेक्स नंबर, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे यूनिट टू में आप लोगों को प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स 2 में क्या पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी यूनिट 2 में पढ़ना है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब होता है प्रायिकता होता है। जैसे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, प्रायिकता के मूल गुण एवं उपायक्षिक मान की व्याख्या कीजिए। तो इसको देख लेना है। ठीक है, अपेक्षिक मान होगा, अपेक्षिक मान की व्याख्या कीजिए, देखना इसको आपको और पढ़ना है। देख लीजिए इन सभी को जल्दी जल्दी। आगे आप लोग देखिए, अगला आपका यहाँ पर दिया हुआ है, प्रायिकता के योग परिमेय एवं गुणन परिमेय की व्याख्या कीजिए। प्रायिकता के योग परिमेय क्या होता है, गुणन परिमेय क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आगे आपके यहाँ पर दिया हुआ है सशस्त्र। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सशर्त प्रायिकता की अवधारणा व्याख्या कीजिए। फिर से आप लोग यहाँ पर देखिए, सशर्त प्रायिकता मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसकी अवधारणा को बताना है, इसकी कॉन्सेप्ट को बताना है। एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आइए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, आदृच्छिक चर की विविक्त एवं सतत आदृच्छिक चर की व्याख्या करें। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, आदृच्छिक चर किसे कहते हैं, इसमें विविक्त क्या होता है, सतत आदृच्छिक चर क्या होता है, इसको बताना है। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, प्रायिकता वितरण द्विपद पायसन एवं सामान्य वितरण की व्याख्या कीजिए। प्रायिकता वितरण क्या होता है, द्विपद क्या होता है, पायसन क्या होता है, इन सभी को बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूनिट थर्ड में आप लोगों को क्या पढ़ना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ना है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप लोग। जैसे क्वेश्चन आपका बनेगा, परिकल्पना परीक्षण। हाइपोथेसिस का टेस्टिंग का क्या अर्थ होता है, परिकल्पना परीक्षण होता है। तो परिकल्पना परीक्षण से आप क्या समझते हैं, शून्य परिकल्पना एवं वैकल्पिक परिकल्पना की व्याख्या कीजिए। शून्य परिकल्पना एवं वैकल्पिक परिकल्पना क्या होता है, इसको बताना है। तो इनको देख लेना है आपको। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, महत्व स्तर एक पक्षीय एवं दो पक्षीय परीक्षण तथा प्रकार 1 एवं प्रकार 2 त्रुटियों की व्याख्या करना है। महत्व स्तर क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन क्या होता है, एक पक्षीय एवं दो पक्षीय परीक्षण क्या होता है, प्रकार 1 क्या होता है, प्रकार 2 क्या होता है, इन सभी के त्रुटियों को बताना है। ठीक है, मतलब एरर क्या रहता है इसमें। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, परिकल्पना परीक्षण के विभिन्न दृष्टिकोण समझाइए। परिकल्पना परीक्षण के विभिन्न दृष्टिकोण क्या होता है, इसको बताना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, परिकल्पना परीक्षण में विश्वास अंतराल की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, इसकी कॉन्सेप्ट को समझाना है। एक्सप्लेन इन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा, परिकल्पना परीक्षण का महत्व एवं अनुप्रयोग। मतलब परिकल्पना परीक्षण क्या होता है, इसका महत्व बताएं, इसका अनुप्रयोग बताएं। ठीक है, इस तरह से रहेगा। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका 4th यूनिट से क्वेश्चन बनेगा, जैसे डाटा एनालिसिस पढ़ना था, इंटरप्रिटेशंस पढ़ना था, तो इसको देख लीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, वास्तविक विश्व की समस्याओं के अध्ययन में आंकड़ों का प्रतिनिधित्व विश्लेषण किस प्रकार सहायक होता है, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो इसको देखना है अपने से, ज़्यादा टाइम बर्बाद करके कोई फायदा है नहीं। आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ज़्यादा आप लोगों के लिए सुविधा होगा एग्जाम के टाइम में। आगे आपका यहाँ पर है, एक्सेल एवं अन्य सांख्यिकी सॉफ्टवेयर की सहायता से आंकड़ों के संग्रहण, संगठन एवं सफाई की प्रक्रिया बताएं। एक्सेल एवं अन्य सांख्यिकी सॉफ्टवेयर की सहायता से क्या करना है, आंकड़ों के संग्रहण, संगठन, सफाई, इन सभी की प्रक्रिया को बताना है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, आंकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या का महत्व स्पष्ट कीजिए। आंकड़ों का विश्लेषण क्या होता है, इसकी व्याख्या करना है और महत्व को भी बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सेल आधारित डेटा विश्लेषण के लाभ एवं सीमाएं स्पष्ट कीजिए। एक्सेल आधारित डेटा विश्लेषण के लाभ एवं सीमाएं स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या में सांख्यिकी सॉफ्टवेयर की भूमिका स्पष्ट कीजिए। डेटा विश्लेषण में क्या करना है, व्याख्या और सांख्यिकी सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसकी भूमिका को बताना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर इन डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो इसको देख लेना है। नेक्स्ट अब आपका क्या बनेगा, अब सेमेस्टर 5 में, ठीक है, पेपर 10 में क्या पढ़ना है इसको देखना आपको। यह पेपर जो था पेपर 9 आप लोगों का कंप्लीट हो गया, इन सभी को पढ़ लीजिएगा, जो भी है ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करें, टाइम ही बर्बाद होगा आपका, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर बर्बाद टाइम करने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ आपका दिया हुआ है सेमेस्टर 5 में मेजर पेपर 10 में आप लोगों को क्या पढ़ना है। मेजर पेपर 10 में यहाँ पर देखिए, जैसे बेसिक मैथमेटिकल फॉर इकोनॉमिक्स 1 पढ़ना है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स 1 पढ़ना है, ठीक है। तो इसको यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, मतलब जैसे क्या बोले यार, क्या दिया हुआ कोर्स में कंटेंट में क्या दिया हुआ यहाँ पर देखिए। जैसे पहले मॉड्यूल 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट किसका पढ़ना है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, नेचर ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ मतलब जैसे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है, एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स एनालिसिस, इन सभी को पढ़ना है। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है, इनको देख लेना अपने से। मॉड्यूल 2 में आप लोगों को पढ़ना लिमिट एंड डिफरेंशिएशन पढ़ना है। यूनिट 3 में आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर डिफरेंशिएशन टू इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 यूनिट आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब यूनिट 1 से किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा इसको देखिए और लिखिए और पढ़िए, अपने से ज़्यादा समझ में आने वाला है। अगला आपका यहाँ पर दिया हुआ गणितीय अर्थशास्त्र, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की प्रकृति एवं आर्थिक विश्लेषण में इसके अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। गणितीय अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं आर्थिक विश्लेषण में इसके अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स एनालिसिस, इसको देखना है आपको। गणितीय प्रकृति क्या होता है, आर्थिक प्रकृति क्या होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ गणितीय मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल से आप क्या समझते हैं, चर, स्थिरांक एवं पैरामीटर की व्याख्या कीजिए। मतलब यदि अभी तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो तो यह लास्ट चांस है आपका कि इसको, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इकोनॉमिक्स में पास हो जाओगे, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लेना है, अच्छी तरह से पास होना है, तब आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा समुच्चय सिद्धांत, मतलब सेट थ्योरी क्या होता है, इसकी अवधारणा स्पष्ट कीजिए। समुच्चय के प्रकार, संक्रियाएं एवं वेन आरेख का उपयोग समझाएं। तो बताना है आपको समुच्चय सिद्धांत की अवधारणा क्या होता है, ठीक है। समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं इसको देखना है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी, डिस्कस टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट ऑपरेशन एंड यूज ऑफ वेन डायग्राम्स। तो इसको देखना है आपको। जैसे समुच्चय के प्रकार देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, रिक्त समुच्चय, सीमित, असीमित समुच्चय, उप समुच्चय, समान समुच्चय आदि। तो इसको देखना है आपको अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा फलन, फंक्शन की अवधारणा एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए। फलनों का ग्राफिक निरूपण समझाइए। फलन क्या होता है इसकी अवधारणा को आपको बताना है, ठीक है। इसके कौन कौन से प्रकार है ये भी आपको रखने साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड देयर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। मतलब कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, फलन का क्या कॉन्सेप्ट है वही बताना है। फलन का प्रकार देखिएगा तो रेखीय फलन, द्विघात फलन, घातांक फलन, लघु गणितीय फलन, ये सभी होते हैं फलन के प्रकार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा समजात, समजात एवं समाजित। फिर से देखिए यहाँ पर आप लोग, समजात यानी कि होमोजीनियस एवं समजातिक, होमोथेटिक फलनों की व्याख्या करें। होमोजीनियस और होमोथेटिक फलन क्या होता है इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एक्सप्लेन होमोजीनियस एंड होमोथेटिक फंक्शन, इसको देख लेना है, समजात फलन और समजातीय फलन क्या होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण, इक्वेशन क्या होता है, समीकरणों की प्रणाली एवं उनके आर्थिक अनुप्रयोगों की व्याख्या करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को क्या कर लेना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है। क्वेश्चन फिर से आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हो, एक्सप्लेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड देयर इकोनॉमिक एप्लीकेशन, इसको देखना है, पढ़ लेना है आपको। चाहे तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा सुविधा कहाँ से होगा, ऐप से होगा। नेक्स्ट आपका मॉड्यूल 2 देखिए, इसमें पढ़ना लिमिट एंड डिफरेंशिएशन पढ़ना है। जैसे सीमा क्या होता है, ठीक है, आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। क्वेश्चन बनेगा सीमा, लिमिट की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा सीमा के नियमों, रूल्स ऑफ लिमिट की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट एंड डिस्कस द रूल्स ऑफ लिमिट्स। मतलब यही सब बताना है आपको, क्या होता है सीमा, इसके डिस्कस करना है आपको।
सीमा का नियम देखिएगा तो आपका योग का नियम हो जाएगा, अंतर का नियम, गुणन का नियम, भाग का नियम, स्थिरांक का नियम। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, सीमा के नियम होते हैं। ठीक है, आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इन नियमों के कारण सीमा की गणना सरल हो सकती है। सीमा की अवधारणा आर्थिक विश्लेषण में निरंतर परिवर्तन को समझने का वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, अवलोकन से आप क्या समझते हैं? डिफरेंटिएशन से आप क्या समझते हैं? एक स्वतंत्र चर वाले फलन की प्रथम एवं द्वितीय अवलोकन की व्याख्या करें, अवकलज की व्याख्या करें। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं इंग्लिश में, व्हाट इज डिफरेंटिएशन, एक्सप्लेन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। इसको देखना है आपको। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन क्या होता है, मतलब पार्टियल डिफरेंटिएशन क्या होता है, इसकी अवधारणा स्पष्ट करना है। दो स्वतंत्र चरों वाले फलन के प्रथम एवं द्वितीय आंशिक अवकलज को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, सीमा एवं अवकलन का अर्थशास्त्र में महत्व बताएं। इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट एंड डिफरेंटिएशन इन इकोनॉमिक्स। सीमा एवं अवकलन का अर्थशास्त्र में क्या महत्व है, इसको बताना है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट एंड डिफरेंटिएशन इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आंसर भी दिया हुआ है। आगे जब आगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन आपका, सीमा एवं अवकलन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ लिमिट एंड डिफरेंटिएशन। संक्षेप में बताएं, सीमा और अवलोकन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, इसको बताना है। वेरीफाई एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ लिमिट एंड डिफरेंटिएशंस। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं। थर्ड यूनिट से आपका प्रश्न क्या बनेगा, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंटिएशन टू इकोनॉमिक्स। मतलब यहाँ पर बताना है कि एप्लीकेशंस क्या होता है, इसी से क्वेश्चन रहेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, कुल एवं सीमांत अवधारणाएं, टोटल एवं मार्जिनल कॉन्सेप्ट क्या होता है, टोटल एंड मार्जिनल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको बताना है। कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, कुल लागत, सीमांत लागत, कुल राजस्व एवं सीमांत राजस्व के बीच क्या संबंध है, इसको बताना है। यहाँ देख लीजिए इंग्लिश में क्वेश्चन, एक्सप्लेन टोटल एंड मार्जिनल कॉन्सेप्ट, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो इसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, लोच की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, लोच क्या होता है, मांग की मूल्य लोच, आय लोच, आपूर्ति लोच एवं पार लोच की व्याख्या करना है। तो इसको देख लेना है। जैसे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्कस प्राइस इलेक्ट्रिसिटी, इनकम इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एंड क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। इसको देख लेना है। मांग की लोच क्या होता है, मांग का मूल्य क्या होता है, सभी को आपको पढ़ करके ही जाने हैं, यही सब रहते हैं क्वेश्चन। आय लोच क्या होता है, इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, आपूर्ति लोच क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, इसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, एक स्वतंत्र चर वाले फलन के अधिकतम एवं न्यूनतम मान बताएं। एक स्वतंत्र चर वाले फलन के अधिकतम एवं न्यूनतम मान क्या होता है, इसको बताना है। ठीक है, यहाँ पर देख लेना है क्या क्या ज्ञात करने की विधियाँ होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, एक स्वतंत्र चर में अधिकतम करण एवं न्यूनतम करण के आर्थिक अनुप्रयोगों को स्पष्ट कीजिए। क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं एकाधिकार में फर्म का संतुलन बताएं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं एकाधिकार में फर्म का संतुलन समझाएं। कर एवं अनुदान का प्रभावी स्पष्ट कीजिए। इसको देख लेना है। नेक्स्ट अब जो आपका जो बनेगा क्वेश्चन पेपर 10 से बनेगा, पेपर इकोनॉमिक्स, क्या बोल दिए यार, फिर से देखिए। अगला जो आपका टॉपिक दिया हुआ है इकोनॉमिक्स मेजर 11 है। ठीक है, इकोनॉमिक्स मेजर 11 है। तो इसमें क्या पढ़ना है, क्या दिया हुआ है, सारा आप लोग एक बार एक नज़र में आपको देखना है। और क्या करना है, सारा अपने से पढ़ना है, कोई आपको पढ़ाने वाला है नहीं। मतलब पढ़ा तो रहे हैं यार, खाली समझ के आपको क्या करना है, पूरा अच्छी तरह से रिवीजन मारना है। जैसे मॉड्यूल 1 में पढ़ना है इकोनॉमिक थॉट ऑफ ईयरली मॉडर्न स्कूल। तो इसको देख लेना आपको, मॉडल 1 में क्या पढ़ना है, सॉरी यहाँ पर पढ़ना क्या है, पेपर 11 जो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इस पर यहाँ पर देख लीजिए। इकोनॉमिक्स पेपर 11 में आप लोगों को पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, मतलब जो विचार क्या है, ऐतिहासिक विचार क्या है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, उसी को पढ़ना है, कौन कौन से विद्वान क्या विचार दिए हैं उसको पढ़ना है। जैसे फर्स्ट में आपका हो जाएगा इकोनॉमिक थॉट ऑफ ईयरली मॉडर्न स्कूल, तो इसको बताना है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है इकोनॉमिक थॉट इन क्लासिकल पीरियड। आगे आपका है मॉड्यूल 3 में देख सकते हैं आप लोग इकोनॉमिक आइडिया ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल। अगला आपका है मार्जिनेट्स एंड कन्वीनेशन स्कूल। फिर से आप लोग यहाँ पर देखिए यूनिट जो 3 इसमें पढ़ना है आप लोगों को इकोनॉमिक्स आइडियाज ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल्स, मार्जिनलिट्स एंड कन्वेशियंस स्कूल्स, इसको पढ़ना है। मॉड्यूल 4 में आप लोगों को पढ़ना है इकोनॉमिक्स थॉट ऑफ इंडियन राइटर्स, मतलब कौन कौन इंडियन राइटर है जिन्होंने इकोनॉमिक्स का विचारधारा दिया है उसको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कौटिल्य है, कौटिल्य के बारे में पढ़ना है, वेल्थ वस्ता, इस प्रकार से और भी क्या क्या दिए उनके द्वारा, तो इन सभी को पढ़ना है। M.K. गांधी है, ठीक है, तो इसको पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर सीधे एकदम। जैसे मॉड्यूल 1 में क्या पढ़ना है इकोनॉमिक थॉट ऑफ अर्ली मॉडर्न स्कूल पढ़ना है। तो यहाँ पर देखते जाइएगा आप लोग। यहाँ पर जैसे प्रश्न हमारा है व्यापारीवाद, व्यापारीवाद से आप क्या समझते हैं? 16वीं से 18वीं सदी के व्यापारवाद की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से विवेचना करें। ठीक है, तो इसको देख लेना, व्यापारवाद क्या होता है, 16वीं से 18वीं शताब्दी में व्यापार किस तरह से किया जाता था उसके बारे में बताना है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्या लिखा हुआ है, मर्केंटिलिज्म, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मर्केंटिलिज्म 16th to 18th सेंचुरी। तो इसको देख लेना है। जैसे व्यापारीवाद का प्रमुख सिद्धांत देखिएगा, तो पहला हो जाएगा बुनियादवाद सिद्धांत, नेक्स्ट हो जाएगा सकारात्मक व्यापार संतुलन, अगला हो जाएगा राज्य का सक्रिय हस्तक्षेप, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है संरक्षणवाद, अगला आपका दिया हुआ औपनिवेशिकवाद नीति, नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि का समर्थन। अब आपका अगला क्वेश्चन बनेगा थॉमस मून, थॉमस मून को एक व्यापारिकवादी विचारक के रूप में स्पष्ट कीजिए, उनके आर्थिक विचारों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। फिर से आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, थॉमस मुर्नो को क्या करना है, एक व्यापारवाद के रूप में इसको विचार क्या क्या दिया उसको बताना है, साथ ही साथ उनके आर्थिक विचार क्या है उसको बताना है। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सप्लेन थॉमस मून एज ए मर्केंटिलिस्ट एंड क्रिटिकली एवेल्युएटेड हिज इकोनॉमिक आइडिया। तो देख लेना है थॉमस मून क्या है, ठीक है, व्यापारिक विचार क्या दिया है उसको देखना है। थॉमस मून के आर्थिक विचार क्या क्या है, व्यापार का क्या है, विदेशी व्यापार का महत्व इसमें बताया गया है, सकारात्मक व्यापार संतुलन बताया गया है, बुनियादी का विरोध आंशिक रूप में बताया गया है, उपनिवेशों की भूमिका बताया गया है, राज्य की भूमिका बताया गया है, और इसका यहाँ पर मूल्यांकन भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक थॉट ऑफ अर्ली मॉडर्न, मतलब उसी से दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, व्यापारवादी को प्रारंभिक आधुनिक पूंजीवाद का सिद्धांत क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। व्यापारीवाद को प्रारंभिक आधुनिक पूंजीवाद का सिद्धांत क्यों कहा जाता है इसको बताना है। ठीक है, जैसे है व्हाई इज मर्केंटिलिज्म रिगार्ड एज ए थ्योरी ऑफ अर्ली मॉडर्न कैपिटलिज्म, एक्सप्लेन, इसको देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा व्यापारीवाद में व्यापारीवाद में राज्य की भूमिका का समालोचनात्मक विवेचन करें। क्या करना है, व्यापारीवाद में क्या था, राज्य की भूमिका, इसको बताना है आपको। यहाँ देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन को, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ स्टेट इन मर्केंटिलिज्म, इसको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा व्यापारीवाद और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांतों के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। व्यापारीवाद और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत क्या होते हैं इसको बताना है। एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन मर्केंटिलिज्म एंड मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इसको देखिएगा। आगे आपका यहाँ पर दिया हुआ है व्यापारीवाद की प्रमुख आलोचनाएं क्या क्या है, क्रिटिकिज्म ऑफ मर्केंटिलिज्म, स्पष्ट कीजिए। व्यापारवाद की कौन कौन सी प्रमुख आलोचना किया गया है, क्या क्या कमियां इसमें रह गया उसको बताना है। डिस्कस द मेन क्रिटिकिज्म ऑफ मर्केंटिलिज्म, इसको बताना है। सेकेंड यूनिट में आप लोगों को क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स थॉट ऑफ क्लासिकल पीरियड पढ़ना है। यहाँ पर देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। एडम स्मिथ के श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, इसके लाभ एवं सीमाएं भी स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, डिस्कस इन एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है एडम स्मिथ के मूल्य सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वैल्यू और पूंज संचय, कैपिटल
एक्यूमुलेशन के विचारों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड हिज व्यू ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। क्या होता है इसको देख लेना। एडम स्मिथ के मूल्य सिद्धांत क्या है, पूंजी संचय सिद्धांत क्या है, इसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा एडम स्मिथ के वितरण सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एवं व्यापार संबंधित विचारों की व्याख्या करें। एडम स्मिथ क्या लिखा हुआ, डिस्कस एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड हिज व्यूज ऑफ ट्रेड। तो बताना एडम स्मिथ के क्या क्या मतलब व्यापार से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है डेविड रिकार्डो के मूल्य सिद्धांत एवं लगान सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। डेविड रिकार्डो को क्या करना है, मूल्य सिद्धांत क्या है, लगान सिद्धांत क्या दिया गया है, इसको पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, एक्सप्लेन डेविड रिकार्डो थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड थ्योरी ऑफ रेंट, इसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर फिर से देखिए, डेविड रिकार्डो के मूल्य सिद्धांत एवं लगान सिद्धांत की व्याख्या करना है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा क्या क्या है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, डेविड रिकार्डो के स्थिर अवस्था क्या है, स्टेशनरी स्टेट वितरण सिद्धांत एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विचारों की व्याख्या कीजिए। फिर से क्वेश्चन आप लोग देखो, एक्सप्लेन रिकार्डो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी स्टेट थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइडियाज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसको देख लेना है, डेविड रिकार्डो के स्थिर अवस्था सिद्धांत क्या है, इसको बताना है। नेक्स्ट आपका मॉड्यूल 3 से क्वेश्चन बनेगा, इसको देखिए, इकोनॉमिक्स आइडियाज ऑफ न्यू क्लासिकल मार्जिनलिस्ट एंड केनविनिशियन स्कूल्स क्या होता है, इसको देख लेना है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट प्रश्न हमारा है, लियोन वालरास के मूल्य सिद्धांत एवं सामान्य संतुलन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी क्या होता है, इसको बताना है। वलरास नियम, वलरास लॉज को भी स्पष्ट करना है। कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं लियोन वलरास के द्वारा, इसको देखना है, ठीक है। जैसे मूल्य सिद्धांत दिया गया है, सामान्य संतुलन सिद्धांत दिया गया है, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी दिया गया है, साथ ही साथ वलरास लॉज दिया गया है, मतलब वलरास नियम दिया गया है। जैसे क्वेश्चन देख सकते हो, एक्सप्लेन लियोन क्या है, फिर से यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। इंग्लिश में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक्सप्लेन लियोन वलरास मार्जिनल थ्योरी ऑफ वैल्यू, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी एंड वलरास लॉ। मतलब 2-3 को सिद्धांत दिया गया इनके द्वारा, लियोन वलरास के द्वारा, उसी को बताना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, अल्फ्रेड मार्शल के मूल्य निर्धारण में समय की भूमिका, उपभोक्ता अधिशेष, लोच एवं आंशिक संतुलन का विश्लेषण करना है। अल्फ्रेड मार्शल की मूल्य निर्धारण में समय की भूमिका, उपभोक्ता अधिशेष, लोच एवं आंशिक संतुलन का विश्लेषण करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, एसी पिगू के सामाजिक कल्याण सिद्धांत वेलफेयर इकोनॉमिक्स की व्याख्या कीजिए। सामाजिक कल्याण अधिकतमकरण की शर्त एवं नीतिगत सुझाव को भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, विल्फ्रेडो पेरेटो का पेरेटो सिद्धांत एवं पेरेटो दक्षता, इसको बताना है क्या होता है इसको, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, एक्सप्लेन विरेटो पेट्रो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेटो ऑप्टिमेटिस क्या लिखा है, ऑप्टिमेटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला दिया आपका, जॉन मेडॉर्ड किन्स के आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए। लिखा है अगला, कीनीसियन क्रांति, सामान्य सिद्धांत, तरलता वर्य, गुणक एवं के नियम के खंडन को स्पष्ट कीजिए। फिर से हम लोग देख लेते हैं, जॉन मोनार्ड किन्स के आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए। कीन्सियंस क्रांति, सामान्य सिद्धांत, तरलता वरीयता, गुणक एवं के नियम के खंडन को स्पष्ट कीजिए। आगे आपका 4th यूनिट से क्वेश्चन बनेगा, इसको आप लोगों को देख लेना है। जैसे इकोनॉमिक थॉट ऑफ इंडियन राइटर्स, जो मतलब जितने भी भारतीय लेखक हुए हैं, कौन कौन सी किताब लिखे इकोनॉमिक विचारधारा को लेकर के, उसको बताना है। जैसे कौटिल्य के आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए। धन, वार्ता, कृषि, श्रम, व्यापार, जनसंख्या, कल्याणकारी राज्य एवं सार्वजनिक वित्त, इनके इस पर क्या करना है, विचार स्पष्ट करना है, ठीक है। तो देख लेना है कौटिल्य के आर्थिक विचार क्या होते हैं, इसको बताना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, प्राचीन भारत के महान अर्थशास्त्री, राजनीतिक और दार्शनिक थे। उनकी प्रसिद्ध कृत अर्थशास्त्र को भारतीय आर्थिक चिंतन का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ माना जाता है। तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बता दे रहे हैं। आगे देखिए, कौटिल्य के आर्थिक विचार व्यवहारिक, राज्य केंद्रित और जन कल्याण पर आधारित थे। जैसे पहला धन देखिएगा, तो धन के विषय में, वेल्थ के विषय में कौटिल्य का मत था कि राज्य की शक्ति का आधार धन है, किंतु धन का उद्देश्य केवल संग्रह नहीं बल्कि जनता का कल्याण होना चाहिए। उन्होंने कहा, राजा की समृद्धि प्रजा की समृद्धि में निहित है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि धन केवल जमा नहीं करो, इसको खर्च भी करो। किस पर? प्रजा पर। प्रजा की भलाई ही धन है। आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है वार्ता। वार्ता क्या था? कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र का मूल्य आधार थी। वार्ता में कृषि, पशुपालन, व्यापार शामिल थे। इनमें कृषि को सर्वाधिक महत्व दिया गया क्योंकि यह राज्य की आय और जनजीवन दोनों का आधार थी। मतलब वार्ता में क्या क्या शामिल था, ये कौटिल्य के द्वारा दिया गया है। तो इनके अनुसार बोला जाता है कि जो वार्ता है, ठीक है, इसमें कृषि, पशुपालन और व्यापार ये सभी शामिल थे और कृषि को इस पर ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। आगे आपका यहाँ पर दिया हुआ कृषि एवं श्रम। कौटिल्य ने विशेष बल दिया कृषि एवं श्रम पर। कौटिल्य ने विशेष बल दिया। उन्होंने सिंचाई, भूमि सुधार और किसानों की सुरक्षा पर जोर दिया। श्रम को उत्पादन का आवश्यक तत्व माना गया और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है वाणिज्य एवं व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में कौटिल्य ने राज्य नियंत्रण का समर्थन किया। उन्होंने मूल्य नियंत्रण, मुनाफाखोरी पर रोक और विदेश व्यापार के नियमन की सिफारिश की। देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखिए यहाँ पर जनसंख्या। जनसंख्या को कौटिल्य ने राज्य की शक्ति का स्रोत माना। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि और मानव संसाधन के विकास पर बल दिया। आगे आपका यहाँ पर है कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कौटिल्य के विचारों में स्पष्ट दिखाई देती है। राज्य का कर्तव्य था अकाल, महामारी और आपदा के समय जनता की सहायता करना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ सार्वजनिक वित्त। सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत कर प्रणाली, राजस्व संग्रह, व्यय का विस्तृत वर्णन मिलता है। करों को न्यायसंगत और प्रजा की क्षमता के अनुरूप रखने की बात कही गई है। नेक्स्ट है, इस प्रकार कौटिल्य के आर्थिक विचार आधुनिक सार्वजनिक वित्त और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अग्रदूत थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा महात्मा गांधी। के गांधी वही थे, महात्मा गांधी। इन्होंने भी आर्थिक तौर पर विचारधारा दिया है। जिसे देखिए, महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए। अहिंसक अर्थशास्त्र, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, ट्रस्टीशिप सिद्धांत एवं ग्राम स्वराज, इन सभी पर प्रकाश डालना है। देख लेना है, सभी को हम लोग देख लेंगे, नहीं छोड़ेंगे इन सभी प्रश्नों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का जन्म 1869 से 1948 में हुआ था। जन्म हुआ था, आप लोगों को पता होगा, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 1948 में इनकी हत्या कर दी गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। आगे देखिए, आगे यहाँ लिखा हुआ क्या है? महात्मा गांधी न केवल एक महान राजनीतिक नेता थे बल्कि एक मौलिक आर्थिक चिंतन भी थे। उनके आर्थिक विचार नैतिकता, अहिंसा और सामाजिक न्याय पर आधारित थे। गांधी जी का उद्देश्य ऐसी अर्थ व्यवस्था की स्थापना था जो मानव केंद्रित हो, न कि लाभ केंद्रित। मतलब गांधी जी ऐसी अर्थव्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे जो सभी के लिए लाभ दे, मानव को मतलब इसमें लाभ दे, ना कि केवल इसमें पैसा कमाए। ठीक है, मतलब सभी लोग मानव के लिए हो, ना कि फायदा के लिए। आगे यहाँ पर है अहिंसक अर्थव्यवस्था। गांधी जी की आर्थिक सोच का मूल आधार थी। फिर से देखिए आप लोग यहाँ पर, अहिंसक अर्थव्यवस्था गांधी जी के आर्थिक सोच का मूल आधार था। उनके अनुसार कोई भी आर्थिक गतिविधि यदि शोषण और हिंसा पर आधारित है तो वह अनैतिक है। उत्पादन का उद्देश्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए, न कि असीमित उपभोग। नेक्स्ट यहाँ पर है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण गांधी जी का प्रमुख अवधारणा थी। वे बड़े उद्योगों को केंद्रीकरण उत्पादन के विरोधी थे। उनका मानना था कि उत्पादन और सत्ता विकेंद्रीकरण ही वास्तविक लोकतंत्र और समानता ला सकता है। आगे आपका है कुटीर एवं ग्राम उद्योग। कुटीर एवं ग्राम उद्योग, विशेषकर खादी उद्योग, गांधी जी की आर्थिक नीति का केंद्र थे। इससे रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता एवं ग्रामीण विकास संभव होता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ट्रस्टीशिप सिद्धांत। ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार पूंजीपति समाज की संपत्ति के ट्रस्ट होते हैं, मालिक नहीं। उन्हें अपने लाभ का उपयोग समाज कल्याण के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज गांधी का आदर्श था, जहाँ प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर, स्वशासित और नैतिक मूल्यों पर आधारित होते थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, हालांकि गांधी जी के आर्थिक विचारों की आलोचना यह कहकर की जाती है कि वे औद्योगिक विकास के विरुद्ध थे,
फिर भी वर्तमान समय में सतत विकास और समावेशी विकास के संदर्भ में उनके विचार अत्यंत प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा अमर्त्य कुमार सेन। अमर्त्य कुमार सेन के आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए। गरीबी, अकाल, असमानता, क्षमता एवं अधिकार, इन सभी सिद्धांतों को बताना है। फिर से देख लीजिए, अमर्त्य कुमार सेन के आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए, जिसमें गरीबी, अकाल, असमानता, क्षमता, अधिकार, ये सभी सिद्धांत इनके दिए गए हैं। देख लीजिएगा, ठीक है। इतना तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गांधी जी और कौटिल्य वाला बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आपका यहाँ पर दिया हुआ है भारतीय आर्थिक चिंतन का समग्र मूल्यांकन कीजिए। कौटिल्य, गांधी और अमर्त्य सेन के विचारों की तुलना करते हुए उनकी समकालीन प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। तो इसको देख लेना आपको। तो यही था सेमेस्टर 5 में। उसके बाद यहाँ पर IAP दिया हुआ है, ठीक है। इंटर्नशिप पढ़ना आप लोगों को, बस इतने ही दिया हुआ था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना है, और चैनल में तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहीं पर सारा आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या, धन्यवाद।